अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अब लेबर की स्टेजेस की एंड उसके मैकेनिज़्म की बात करेंगे। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैनेजमेंट से पहले तक अभी मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, तो इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ लेबर? लेबर इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच रेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस दे ब्रिंग अबाउट इफेसमेंट एंड डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स एंड द डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, ultimately leading to expulsion of the fetus and the placenta from the mother. This is the definition of the labor which we should know. एंड ऑनसेट ऑफ लेबर क्या होता है? ऑनसेट ऑफ लेबर इज डिफाइंड एज रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस ब्रिंगिंग अबाउट प्रोग्रेसिव सर्वाइकल चेंजेस, या उन्होंने यहाँ 10 टीचर्स में दी हुई है कि प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस रिजल्टिंग इनटू प्रोग्रेसिव सर्वाइकल चेंजेस। तो दैट इज नोन एज ऑनसेट ऑफ लेबर। लेबर की 3 स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस आसान है याद करना, ईजिली हो जाएंगी। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 को हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है। स्टेज 1 को 2 में किस में डिवाइड किया हुआ है? लेटेंट फेज में, और हमने डिवाइड किया हुआ है एक्टिव फेज में। जो स्टेज 1 होती है, इट इज़ फ्रॉम द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर टू फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विस। फुली डायलेट कितना करता है सर्विस? 10 सेंटीमीटर तक डायलेट करते हैं। 2 फेजेस आते हैं। लेटेंट फेज में क्या होता है? टाइम बिटवीन द ऑनसेट ऑफ लेबर। ऑनसेट ऑफ लेबर की क्या डेफिनेशन थी कि वही रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस, रेगुलर प्रोग्रेसिव हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं। तो टाइम बिटवीन द ऑनसेट ऑफ लेबर से लेकर जब तक सर्वाइकल चेंजेस कितनी ना आ जाए, जब तक सर्वाइकल चेंजेस 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेट ना कर जाए सर्विक्स, तो तब तक का जो फेज़ होता है दैट इज नोन एज लेटेंट फेज। इस फेज़ में यूजली क्या होती है? इस फेज़ में हमारे पास सर्वाइकल इफेसमेंट हो रही होती है। सर्वाइकल इफेसमेंट, इसके जो सर्वाइकल्स की अपनी लेंथ होगी ना, वो शॉर्टन हो रही होगी, क्योंकि जो सर्विक्स हो रहा होगा, हमें पता है सर्विक्स होता है ऊपर यूट्रस आता है, तो सर्विक्स क्या करेगा? सर्विक्स एक तरफ से अपने आपको लोअर यूट्राइन सेगमेंट की तरफ वो कर रहा होगा, इंक्लूड कर रहा होगा। हैंस इसमें सर्वाइकल इफेसमेंट, सर्वाइकल शॉर्टनिंग हो रही होगी। डायलेट तो कर रहा है सर्विक्स कि उसकी वो डायलेशन तो इस तरह हो रही है, लेकिन वो थोड़ा ऊपर को जा रहा होगा, तो सर्विक्स की लेंथ जो है वो थोड़ी सी छोटी हो होगी। सर्वाइकल इफेसमेंट मेन चीज़ बस इसमें याद रखनी है, लेटेंट फेज में होती है। एंड लेटेंट फेज जो फीमेल जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं, उनमें ऑब्वियसली 3 to 8 आवर्स की होगी। वेरस जो मल्टी पेरेस वुमेन जिनके ऑलरेडी पहले बच्चे हैं, उनकी पहले डिलीवरीज हो चुकी हैं, उनमें जितनी भी हम स्टेजेस पढ़ेंगे उनमें यूजली रिलेटिवली शॉर्टर होंगी। 1 to 2 आवर्स शॉर्टर होती है मल्टी पेरेस वुमेन में। तो ये लेटेंट फेज में होगा स्टेज 1 के। स्टेज 2 में क्या होगा? स्टेज 1 के एक्टिव फेज में क्या होगा? एक्टिव फेज में होगा, एक्टिव फेज इज द टाइम बिटवीन द एंड ऑफ लेटेंट फेज, कि लेटेंट फेज खत्म हो गया। लेटेंट फेज के खत्म होने से लेके जब तक फुली डायलेट नहीं कर जाता सर्विक्स, फुली 10 सेंटीमीटर की डायलेशन नहीं हो जाती, दैट इज नोन एज एक्टिव फेज। इसमें जो सर्विक्स होता है, इसकी जो डायलेशन होती है, इट इज़ एट अ रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर। हर घंटे में 1 सेंटीमीटर सर्विस डायलेट कर रहा होगा। यूजली 2 to 6 आवर्स का होता है, लेकिन जो मल्टी पेरेस वुमेन होती हैं उनमें शॉर्टर होता है। नॉर्मली जो फर्स्ट स्टेज होती है वो 8 to 12 आवर्स की होती है, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और जो मल्टी पेरेस वुमेन होंगी उनमें ऑब्वियसली शॉर्टर होगी। तो ये स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस की मैं डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लेटेंट फेज होता है, एक्टिव फेज होता है कि टाइम फ्रॉम ऑनसेट ऑफ लेबर टू फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स इज द स्टेज 1। स्टेज 2 इज नाउ कि फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स हो गई है। द टाइम फ्रॉम फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स टू द डिलीवरी ऑफ द फीटस और फीटस इज दैट इज स्टेज 2। नॉर्मली 2 आवर्स की होती हैं। इसकी भी क्या कहते हैं, 2 या 3 to 4 आवर्स की होती है। इसको भी हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, पैसिव फेज में और एक्टिव सेकंड फेज में। जो पैसिव फेज है, पैसिव फेज में क्या हो गया? अब फुली डायलेट कर चुका है सर्विक्स। अब पैसिव फेज में ये हो रहा है कि जो फीटल हेड है वो अभी भी रिलेटिवली हाई है, पेल्विस में आ तो गया है लेकिन थोड़ा सा ऊपर है। तो मतलब अभी मैटरनल अर्ज नहीं आई है, मदर की कोई अर्ज नहीं आई है कि वो फीटस को पुश करे। एक्टिव सेकंड स्टेज में क्या होता है? एक्टिव सेकंड स्टेज जो कि यूजली 2 आवर्स की होती है। पैसिव स्टेज भी 2 आवर्स की होती है, लेकिन कभी कभी 1 आवर की जाती है। एक्टिव सेकंड स्टेज 2 आवर्स की होनी चाहिए। 2 आवर्स से ज़्यादा एटलीस्ट 3 आवर्स की तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 3 आवर्स की हो जाएगी तो वो फिर फीटस और मैटरनल मॉर्बिडिटी कराने लग जाता है। एक्टिव सेकंड स्टेज में क्या होता है कि अब फीटस इतना लो आ चुका होता है, फीटस की बेसिकली इंगेजमेंट हो चुकी होती है। इंगेजमेंट का क्या मतलब है? इंगेजमेंट अभी हम आगे पढ़ेंगे। इंगेजमेंट का क्या मतलब है? बेसिकली पेल्विक इनलेट के लेवल तक आ गया, उस लेवल तक आ गया फीटस कि अब मदर को एक अर्ज आएगी कि वो पुश करे, कि कहते हैं अपने एब्डोमिनल मसल्स को यूज़ करे, कॉन्ट्रैक्शन करे, पुश करे। वो जो पुश करने वाली अर्ज होती है दैट इज नोन एज एक्टिव सेकंड स्टेज। और उसमें फिर ऑब्वियसली जो मदर होती है वो पुश करके वो फीटस को डिलीवर करती है। मैक्सिमम 2 आवर्स तक होना चाहिए। और जो मल्टी पेरेस वुमेन होती हैं उनमें 1 आवर का होता है यूजली, ये वाली जो स्टेज होती है। उसके बाद आती है स्टेज 3। स्टेज 3 इज़ फ्रॉम द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस। अब फीटस डिलीवर हो गया टू द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। नॉर्मली विद इन लेस देन 30 मिनट्स प्लेसेंटा तो आराम से निकल जाता है। उसके कहते हैं विद एक्टिव मैनेजमेंट, एक्टिव उससे पुशिंग से जो प्लेसेंटा होता है फीटस के बाद, प्लेसेंटा विद इन 30 मिनट्स आराम से निकल जाता है। या कभी कभी आप क्या कहते हैं अगर फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट की जाए तो वो विद इन 60 मिनट्स निकल जाता है। तो ये 3 स्टेजेस हैं लेबर की जो कि याद रखनी होंगी। अब हम इसमें क्या कहते हैं लेबर की ड्यूरेशन का पता होना चाहिए। प्रोलॉन्ग लेबर कब होता है एंड प्रेसिपिटेस लेबर कब होता है? जो प्रोलॉन्ग लेबर होता है, प्रोलॉन्ग लेबर इज व्हेन लेबर इज ऑफ मोर देन 12 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन इन अ नली पेरेस वुमेन
एंड मोर देन 8 आवर ऑफ ड्यूरेशन इन द मल्टी पेरिस वुमेन होल। ये तीनों स्टेजेस को मिला के अगर तो मोर देन 12 आवर हो नली पेरिस वुमेन में, जो फर्स्ट टाइम अभी बच्चा कर रही होगी, तो उसमें प्रोलॉन्ग लेबर की ये डेफिनेशन है। वेरेस वो वुमेन जो कि मल्टी पेरिस है, अगर उसमें मोर देन 8 आवर को हो रहा है तो वो प्रोलॉन्ग होगा। प्रेसिपिटस लेबर क्या होता है? प्रेसिपिटस लेबर इज अर्ली लेबर। इट इज़ व्हेन क्या कहते हैं, एक्सपल्जन ऑफ फीटस इज विद इन लेस देन 3 आवर्स फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ रेगुलर यूट्राइन कंट्रैक्शन, के विद इन लेस देन 3 आवर्स ही लेबर हो गया और आराम से जो बेबी है, जो फीटस है, वो आराम से डिलीवर हो गया। दैट इज नोन एज प्रेसिपिटस लेबर। तो ये दो तरह की पता होनी चाहिए, प्रोलॉन्ग लेबर क्या होता है, प्रेसिपिटस लेबर क्या होता है। फिर हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। नाउ मैकेनिज्म ऑफ लेबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली ये समझ आ जाए। अगर नहीं समझ आए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गीकी मेडिक की वीडियो का 5 मिनट की वीडियो है, उसमें से भी जो शुरू के 3 मिनट्स हैं उसमें उन्होंने ईजिली मैकेनिज्म ऑफ लेबर पूरा बताया हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर का एक निमोनिक याद रखना है, एड फायर, EDFIER और फिर EE, एड फायर। इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड एक्सपल्जन, ये पूरा होता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। सबसे पहले आई एंगेजमेंट। इंगेजमेंट मैंने क्या थी कि एक्टिव सेकंड स्टेट तब तक नहीं आएगी जब तक इंगेजमेंट नहीं जाएगी। इंगेजमेंट इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट बिलो द प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट। कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वाइडेस्ट पार्ट होता है प्रेजेंटिंग पार्ट का, दैट हैज़ पास सक्सेसफुली थ्रू द पेल्विक इनलेट। अब यहाँ पे हम यहाँ पे इन स्टेजेस के लिए हमको एनाटॉमी अच्छे से आनी चाहिए, वो इसलिए अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि जो इंगेजमेंट हो रही होती है ना, ये इन्होंने इंगेजमेंट दिखाई हुई। इंगेजमेंट किस पोजीशन में होती है? इंगेजमेंट हो रही होती है ऑसिपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन में। ऑसिपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन में इंगेजमेंट कर रही होती है। एंड वी नो, वी स्टडीड इन अवर प्रीवियस वीडियो के पेल्विक इनलेट का जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वही सबसे लार्ज होता है। तो इसीलिए जो बेबी आर होता है, इंगेज कर रहा होता है, वो ऑसिपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन में ही करता है। ट्रांसवर्स पोजीशन में इसलिए करते हैं ताकि वो इजीली पेल्विक इनलेट को पास कर ले, पेल्विक इनलेट के थ्रू इजीली चला जाए। यही इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि मूवमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट बिलो द प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट के इट इज सेट टू हैव अकर्ड व्हेन द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट हैज़ पास सक्सेसफुली थ्रू द इनलेट। यानी द वाइडेस्ट ट्रांसवर्स पार्ट ऑफ द फीटस हैज़, जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका, जो अगर तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में तो बटक्स वाला, अगर तो नॉर्मली सेफेलिक प्रेजेंटेशन में तो जो हेड वाला पार्ट है वो ट्रांसवर्स पोजीशन में इजीली चला गया, पेल्विक इनलेट के थ्रू पास कर चुका है। और हम कब कहते हैं कि एंगेजमेंट पूरी हो गई? हम तब कहते हैं जब हमको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे खुद पेल्पेट हो कि जो 2/5 ऑफ द हेड है दैट हैव इजीली पास थ्रू द पेल्विक इनलेट, दैट इज नोन एज, क्या कहते हैं, एंगेजमेंट। तब हम कंसिडर करते हैं कि इंगेजमेंट हो गई है। इंगेजमेंट के बाद आती है डिसेंट। अब फीटस जो है नीचे को जा रहा है। डिसेंट में क्या है कि मूवमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट डाउन द थ्रू द कर्व ऑफ बर्थ कैनाल। डिसेंट किस तरह होती है? डिसेंट इस तरह होती है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर एंड द फर्स्ट फेज ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, डिसेंट किस तरह हो रही होती है? डिसेंट हो रही होती है थ्रू योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, क्योंकि इसमें कोई मैटरनल अर्ज नहीं होती। तो जो यूट्राइन ऑनसेट ऑफ लेबर जो शुरू हो गया, जो कि हमने पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेज में शुरू हो जाते हैं और फुली सर्विस टाइड हो जाता है। फिर अभी हमने पढ़ा है कि फर्स्ट फेज और सेकंड स्टेज में यही होता है कि आपका वो जो है मैटरनल अर्ज होती नहीं है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस चल रही होती हैं, जो कि पैसिव फेज था इसका, जो हमने पढ़ा था स्टेज 2 का, वो यही है कि अब डिसेंट हो रही है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज एंड द फर्स्ट फेज ऑफ सेकंड स्टेज डिसेंट इज डन थ्रू द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, वेयर एज ड्यूरिंग द एक्टिव सेकंड स्टेज, जो कि ऊपर हमने पढ़ी थी, एक्टिव सेकंड स्टेज में डिसेंट किस तरह होगी? बाय द क्या कहते हैं, बाय मैटरनल अर्ज। वो मैटरनल अर्ज क्या है कि बाय द यूज़ ऑफ मैटरनल एब्डोमिनल मसल्स, या द वो वेलसेल्वा मैन्यूवर उन्होंने यहाँ पे बताया है, पर वही कि जो मदर होती है वो बेसिकली पुश कर रही होती है, तो वहाँ पे अब होती है डिसेंट। डिसेंट के बाद पेल्विक इनलेट से आ गया पेल्विक फ्लोर पे, पेल्विक फ्लोर पे अब आ गया। पेल्विक फ्लोर पे आने की वजह से क्या हुआ है, हमने पढ़ा कि अब जो ट्रांसवर्स डायमीटर है, जो ऑसिपिटो ट्रांसवर्सली वो आ रहा है, नीचे आ रहा है, ट्रांसवर्स डायमीटर छोटा हो गया, 13.5 से 12 सेंटीमीटर को हो गया। तो अब फीटस करेगा क्या? बेबी क्या करेगा? ये उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे आगे इधर को उन्होंने दिखाया हुआ है कि, बल्कि इधर तो उन्होंने नेक्स्ट पार्ट सही से बताया हुआ है, पर वैसे बता दूँ अब होगी क्या? अब होगी फ्लेक्शन। फ्लेक्शन इसलिए होगी ताकि पेल्विक फ्लोर के थ्रू, मिड पेल्विक कैविटी के थ्रू वो इजीली पास करे, उसमें इजीली वो आ जाए और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को वो डिस्ट्रॉय ना करे। तो यहाँ पे होती है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन यही है कि प्लेसमेंट ऑफ द फीटल चिन टू द thorax of the fetus which begins in the active phase. Its purpose is to allow the narrowest anteroposterior diameter of the fetal head to present to the birth canal. इसलिए होती है फ्लेक्शन ताकि वो आराम से हो सके, पास हो सके, फीटस का हेड इजीली पास हो सके। फ्लेक्शन के बाद क्या होती है? फ्लेक्शन के बाद होती है इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन क्यों कह रहे हैं? इंटरनल रोटेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी भी जो फीटस है वो इंटरनल है, मतलब अभी मदर के अंदर पड़ा हुआ है, फिर कहते हैं मदर के अंदर है, अभी वो बाहर नहीं निकला है, तो वो इंटरनली रोटेट करे। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। इंटरनल रोटेशन में क्या होती है
हमने क्या पढ़ा था, ऑसिपिटो ट्रांसवर्सली आ रहा था और मैंने क्या बताया था कि फीटस को ऑसिपिटो एंटीरियरली होना चाहिए। ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन में आराम से वजाइनल डिलीवरी हो जाती है। अगर तो ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में होगा उसमें भी डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन उसमें ज़्यादातर ऑब्स्ट्रक्शन आती है या असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी की ज़रूरत होती है, फोर्सेप्स के थ्रू डिलीवरी करानी पड़ती है या वैक्यूम के थ्रू डिलीवरी करानी पड़ती है। तो अब इन्होंने यहाँ पे ये दिखाया है इंटरनल रोटेशन हो रही है। ऑसिपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन में जो हेड था वो ऑसिपिटो एंटीरियरली आ रहा है। इंटरनल रोटेशन हो रही है कि रोटेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द फीटल हेड इन द मिड पेल्विस फ्रॉम ट्रांसवर्स टू एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। और वो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर में क्यों आ रहा है, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर में इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने निकलना तो पेल्विक आउटलेट से ही है। पेल्विक आउटलेट का एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर क्या है, पेल्विक आउटलेट का एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ही सबसे बड़ा है, तो उसने एंटीरियो पोस्टीरियरली ही निकलना है। इसलिए अब यहाँ पे अंदर को हो रही है इंटरनल रोटेशन के इट इज़ डन टू अलाउ द वाइडेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल हेड टू प्रेजेंट टू द वाइडेस्ट डायमीटर ऑफ द मिड पेल्विस लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे ये है कि वाइडेस्ट डायमीटर ऑफ द पेल्विक आउटलेट 90 डिग्री रोटेट करता है। ऑसिपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन से आ रहा होता है, ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन में हो जाता है। हाँ, अगर ऐसा हो कि वो ऑसिपिटो ट्रांसवर्स नहीं, ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में वो नीचे को आ रहा हो, तो जो इंटरनल रोटेशन होगी वो ज़रा प्रोलॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ऑसिपिटो पोस्टीरियर से इंटरनली रोटेट होने में ऑसिपिटो इंटीरियर तक थोड़ा टाइम लगता है, तो लेबर थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता है। एंड कभी कभी इस तरह भी हो सकता है कि ऑसिपिटो पोस्टीरियर से ऑसिपिटो इंटीरियर में ना वो इंटरनली रोटेट कर पाए। कभी कभी ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में ही डिलीवरी हो जाती है। जब ऑसिपिटो पोजीशन में ही डिलीवरी होगी तो वो जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, फेस वाली प्रेजेंटेशन होगी कि जो फेस होंगे वो जो फीमेल के प्यूब्स होते हैं, प्यूबिक एरिया होते हैं, वहाँ पे वो उसके मतलब उसके ज़्यादा इन कॉन्टैक्ट होंगे, उसके उन करीब होंगे एंड वहाँ से वो डिलीवर हो जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखनी थी। फ्लेक्शन हुई, फ्लेक्शन के बाद क्या याद रखना है, अब हो गई है इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन में या इंटरनल रोटेशन के दौरान ही एक प्रोसेस हो रहा होता है दैट इज़ नोन एज क्राउनिंग का। क्राउनिंग हम बता देते हैं। और इंटरनल रोटेशन के बाद होती है एक्सटेंशन। कि क्राउनिंग क्या है, क्राउनिंग इज़ व्हेन द हेड इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द हेड एक्सटेंड्स एंड डिस्टेंड्स द वल्वुला या द वल्वा एंड द हेड इज़ नो लॉन्गर रिसीडेड बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस। के बेसिकली हो क्या रहा है, फीटस ये फीटस के हेड्स डिफरेंट एरियाज पे दिखाए हुए, इंगेजमेंट हुई, डिसेंट हुई। यहाँ पे वी कैन सी कि ये अपना ये एंटीरियर फॉन्टेनेल है, ये फेस वाली प्रेजेंटेशन है। फ्लेक्शन हुई, फ्लेक्शन के बाद इंटरनली रोटेट हुआ। इंटरनली रोटेट होने से हुआ क्या, ऑसिपिटो ये प्यूबिक सिम्फिसिस है, ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन आ गई। ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन आने के बाद हुआ क्या है, अब उसने करना है क्राउनिंग। क्राउनिंग ये है कि हेड को करना है एक्सटेंड। इतना हेड एक्सटेंड किया कि हेड वल्वा से डिस्टेंड कर चुका है, मतलब वल्वा से बाहर आ चुका है। और यहाँ पे हेड इज़ नो लॉन्गर रिसीडेड बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन। ये आप डी की मेडी की वीडियो से देखेंगे, उससे भी इसी समझ में आ जाएगी कि अब हेड जो है वो बाहर को निकल गया है, एक्सटेंड कर चुका है। एंड यहाँ पे क्राउनिंग, ये क्राउनिंग का प्रोसेस हो रहा है कि इट इज़ व्हेन द वेल फ्लेक्स हेड नाउ एक्सटेंड्स एंड द ऑसिपिट escapes फ्रॉम अंडरनीथ द सिम्फिसिस प्यूबिस एंड डिस्टेंड्स द वल्वा। वल्वा की डिस्टेंशन हो गई है, हेड थोड़ा सा बाहर को आ गया। हेड जब थोड़ा सा बाहर को आ जाएगा, क्राउनिंग जब हो जाएगी, फिर होगी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इज मूवमेंट ऑफ द फीटल चिन अवे फ्रॉम द थोरेक्स। अवे फ्रॉम द थोरेक्स इसलिए ताकि वो ईजिली फिर जो पेल्विक आउटलेट है वहाँ से वो ईजिली बाहर को आ जाए। तो एक्सटेंशन हो रही है, फीटल चिन इज अवे फ्रॉम द थोरेक्स, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में वो आ जाएगा, अब एक्सटेंड कर चुका है और बेबी का हेड जो होगा वो इजीली बाहर को निकल जाएगा। एक्सटेंशन पूरी हो गई है, चिन से अवे हो गया है, फीटस पूरा एक्सटेंड करके बाहर निकल चुका है। अब एक्सटेंशन के बाद क्या होगी, अब होगी रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड इवेंचुअली एक्सपल्जन। रेस्टिट्यूशन इज स्लाइट रोटेशन ऑफ द ऑसिपिट थ्रू 1/8 ऑफ द सर्कल। इन दिस स्टेप द हेड व्हेन द हेड हैज एस्केप्ड थ्रू द वल्वा, यानी कि व्हेन हेड हैज came out of the vulva, वजाइना के थ्रू बाहर निकल गया, it aligns itself with the shoulders which have entered the pelvis in the oblique position। अब बेसिकली हुआ क्या, रेस्टिट्यूशन में क्या चल रहा है, रेस्टिट्यूशन में ये चल रहा है कि हेड तो बाहर आ गया, अब शोल्डर्स को बाहर निकालना भी बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है। अब हमने क्या पढ़ा था, ऑसिपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन में फीटस आ रहा था, उसने अपना रोटेट किया, इंटरनल रोटेशन की ताकि वो ऑसिपिटो इंटीरियर में हो जाए, और बाद में उसने एक्सटेंशन की, क्राउनिंग की ताकि हेड निकल जाए। हेड तो निकल गया, अब करना क्या, शोल्डर्स को निकालना है। शोल्डर्स जो कि अभी भी अंदर को पेल्विक के अंदर, पेल्विस के अंदर जो कि ट्रांसवर्स पोजीशन में पड़े हैं, शोल्डर्स को एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन में लाना है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन में लाने के लिए क्या होगी, रेस्टिट्यूशन होगी। रेस्टिट्यूशन यही है कि जो हेड होगा वो स्लाइटली रोटेट करेगा, बाहर निकल गया, अब वो रोटेट करेगा इन 1/8 ऑफ द सर्कल। जो सर्कल है उसका 1/8 रोटेट करेगा। रोटेट करके पहले क्या करेगा, वो शोल्डर्स को अलाइन करेगा हेड के साथ, हेड अपने आप को अलाइन करेगा शोल्डर्स के साथ, एंड देन वो दोबारा 1/8 ऑफ द सर्कल रोटेट करेगा
ताकि जो शोल्डर्स हैं वो ईजिली एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आ जाएँ, ट्रांसवर्स डायमीटर में ना पड़े, ट्रांसवर्स डायमीटर में ना हो, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आ जाएंगे। उन्होंने एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर दिखाया हुआ है कि ये एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली लाइक कर रहा है, ट्रांसवर्सली शोल्डर्स नहीं लाइक कर रहे, क्योंकि ट्रांसवर्सली अगर शोल्डर्स होंगे तो आप खुद देखें, ट्रांसवर्सली अगर शोल्डर्स होंगे उनको इस तरह बाहर निकलना मुश्किल होगा, वेरस जब वो एंटीरियर पोस्टीरियर में होंगे तो ईजिली शोल्डर्स आ जाएंगे। इवन दो इससे सही समझ नहीं आ रहा, लेकिन आई होप यू गेट द पॉइंट। रेस्टिट्यूशन और एक्सटर्नल रोटेशन में करना ही है कि शोल्डर्स को बेसिकली याद रखना है, हमने एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में लिया आना है। तो रेस्टिट्यूशन यही है, यहाँ से पढ़ लेना है कि स्लाइड रोटेशन ऑफ द ऑसिपिट थ्रू 1/8 ऑफ द सर्कल, हेड हैज एस्केप्ड, इट अलाइंस इटसेल्फ विद द शोल्डर्स व्हिच हैव एंटर्ड द पेल्विस इन ऑब्लीक पोजीशन। एक्सटर्नल रोटेशन क्योंकि फीटस का हेड बाहर आ गया, बाहर आके वो रोटेट कर रहा है, तो वो एक्सटर्नल रोटेशन हो गई। जो अंदर कर रही थी वो इंटरनल थी। यहाँ पे एक्सटर्नल रोटेशन के रोटेशन और ऑसिपिट थ्रू फर्दर 1/8 ऑफ द सर्कल फ्रॉम एंटीरियर पोस्टीरियर टू ट्रांसवर्स पोजीशन, कि जो बेबी का हेड है वो एंटीरियर पोस्टीरियर से ट्रांसवर्स पोजीशन में आ रहा है, ताकि जो बेबी के शोल्डर्स हैं वो ट्रांसवर्स डायमीटर से एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आ जाएं। वाइडेस्ट डायमीटर पेल्विस का क्या होता है, पेल्विक आउटलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर ही होता है। जब शोल्डर्स भी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आ जाएंगे देन आराम से हो जाएगी एक्सपल्जन। एक्सपल्जन क्या है कि इट इज डिलीवरी ऑफ द शोल्डर्स एंड फीटल बॉडी, कि व्हेन रेस्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन हैव अकर्ड, शोल्डर्स विल बी इन द एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन। एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन एज द नेम सजेस्ट, बस ये याद रखना है इस लास्ट लाइन में से कि एज द नेम सजेस्ट, तो सबसे पहले एंटीरियर शोल्डर होंगे जो एंटीरियरली होंगे प्यूबिक सिम्फिसिस के। जिस तरह यहाँ पे ये वाला एंटीरियर शोल्डर है, ये प्यूबिक सिम्फिसिस है, तो सबसे पहले एंटीरियर शोल्डर बाहर निकलेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो पोस्टीरियर शोल्डर होंगे फिर वो बाहर निकलेंगे। जब एंटीरियर शोल्डर पोस्टीरियर शोल्डर, जब दोनों शोल्डर्स आराम से बाहर निकल जाएंगे देन ईजिली बेबी करके, मतलब करके तो नहीं लेकिन ईजिली कि बेबी की जो वो होगी बॉडी जो होगी, फीटस जो खुद होगा वो बाहर को निकल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक नया बच्चा हमारे पास पैदा हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल द स्टेजेस ऑफ लेबर। आई होप इजीली इनके नाम याद हो गए, समझ में आ गई कि मैथमेटिक्स की मैं वीडियो डाल दूंगा, वो अच्छे से देख लेनी है। तो दैट वाज ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी करेंगे मैनेजमेंट एंड थैंक यू।